मतलब इंदिरा मीणा अगर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनती हैं तो मनोज स्वागत करेंगे। बिल्कुल मैं करूंगा, लेकिन कांग्रेस बढ़ाए। तो वहाँ की विधायक अगर ये कहती है कि भाई मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो, तो मैं देखो इंदिरा जी से ये एक बात कह के इसे खत्म करूंगा। सत्ता की कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में नहीं रहे कि राजनीति है साहब, किसी के बाप की जागीर नहीं है। डूंगरी बांध का मुद्दा चल रहा है, क्या मामला है वो? ऐसा बांध राजस्थान सरकार बनाने जा रही है जिसमें 76 गांवों की आबादी जा रही है। डेवलपमेंट तो चाहिए ना, विकास चाहिए, लेकिन वो विनाश के नाम पे। जिस भर्ती को लेके आपने लड़ाई लड़ी, सिंगल बेंच से जीते, लेकिन वो जाके डबल बेंच में चला गया और वहाँ सरकार कहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया निरंतर रखने की बात कहती है। सरकार तो देखो दोगली है, लेकिन ये डीवी में भी भर्ती रद्द का निर्णय आएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी ये भर्ती का रद्द का निर्णय आएगा। जो पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको लेकर कितने संतुष्ट? अब तो पेपर लीक तो पुरानी बात होगी राजस्थान में। अब तो ओमार सीट के नए घोटाले निकल गए। बाबूलाल कटारा से अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मिलने गए, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन करा है। बाबूलाल कटारा को भी नहीं पता था, और वो स्टिंग ऑपरेशन अब इसलिए बाहर नहीं आ पा रहा कि उसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं का नाम आ गया। अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ये बाहर लिया है, मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार गिरने की स्थिति में आ जाए। मनोज को दोनों मिलकर सल्टा देंगे, बीजेपी और कांग्रेस। देखो ऐसा है भाई, मेरा कोई क्या बर्बाद करेगा, मैं तो आए जीरो से हूँ। गायब है राजस्थान से। बीजेपी विपक्ष के रूप में कांग्रेस से ठीक है, लेकिन सत्ता के रूप में बीजेपी भी ठीक है। मान बेनीवाल जी ने कि मैं किस्मत को नहीं मानता था, लेकिन जब से भजनलाल जी मैंने मानने लग गया। हमारी परिक्रमा करी नहीं करी आपने? अभी तो क्या है, भजनलाल जी ने कॉपीराइट ले रखा है गोवर्धन महाराज का। पूर्वी राजस्थान में अगर कैडर है तो दो नेताओं का ही है, किरोड़ी लाल जी का, सचिन पायलट जी का। राजस्थान विधानसभा का इस जो 16वीं विधानसभा है, इसका 5वां सत्र समाप्त हो गया। अब अलग अलग राय लोगों की आ रही है कि सत्र कैसा रहा। तो आज हम इस सत्र में क्या चीज़ें रही, कितनी युवाओं की मांग उठी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या राजस्थान में युवाओं की है, देश में भी सबसे ज़्यादा युवाओं की है। तो युवाओं से जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं युवाओं के लोकप्रिय नेता और पिछले दिनों बड़े आंदोलन, चाहे एसआई भर्ती को लेकर हो, चाहे पीटीआई भर्ती में जो भी धांधली हुई है उनको लेकर, मनोज मीणा काफ़ी चर्चा में रहे। तो मनोज मीणा से आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पहले कि ये सत्र कितना उपयोगी रहा राजस्थान के युवाओं के लिए। तो पहला सवाल मनोज, कैसे देखते हैं इस विधानसभा सत्र को और युवाओं के लिए कितना उपयोगी और महत्वपूर्ण मानते हैं? देखो ऐसा है, ये जो सत्र रहा, मेरा जो मानना है कि युवाओं की नहीं, पूरे राजस्थान की जनता के हिसाब से हम देखें तो पूरी राजस्थान की जनता को निराशा हाथ लगी है कि ऐसी कोई बात नहीं हो पाई। बजट में जब पेश करा दिया कुमारी जी ने, सरकार ने, तो ऐसा कोई सौगात राजस्थान की जनता को, युवाओं को, आमजन को, गरीबों को, किसानों को दे नहीं पाए। सीएम कह रहे हैं ना कि 1 लाख की नौकरियों का रोड मैप बताया है उन्होंने। देखो सीएम कहते हैं, लेकिन सीएम पिछले 5 साल की भर्तियों तक को गिन लेते हैं, कभी संविदा की भर्तियों को गिन लेते हैं। मैं कह रहा हूँ सीएम साहब से कि आप 5 साल में कितनी भर्तियां दोगे, वो तो बाद की बात है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा, बेरोजगारों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। तो जो भर्तियों की जो घोषणा है, आप ये कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता बंद है? बंद है। आप उठा के देख लीजिए, आप गाँव में फोन करिए, आपके गाँव में किसी को मिल रहा हो तो आप आपके गाँव में फोन करिए कि भाई छात्रवृत्ति मिल रही है क्या? छात्रवृत्ति भी बंद है, छात्रवृत्ति भी नहीं मिल रही है। और ये बड़ा दुख है युवाओं का, क्योंकि छात्रवृत्ति के आधार पर बहुत सारे युवा पढ़ाई करते हैं। जी बिल्कुल, बेरोजगारी भत्ते के आधार पर बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को इस सत्र में समझ ही नहीं आया कि सत्र हमने चलाया क्यों रहा। ना तो अध्यक्ष जी को पता, ना सरकार को पता, और ना कांग्रेस को पता, ना पूरी बीजेपी को पता। विपक्ष ने हालांकि कोशिश तो की कि मुद्दे पे घेरा जा सके, सरकार को घेरने के प्रयास भी किए गए। नहीं देखो, मेरे को तो लग रहा है कि इस समय जो सत्र है उसकी जो गरिमा है वो हंसी मजाक ठिठोली तक सीमित रह गई कि विपक्ष के नेता सत्ता के नेताओं से मिल लें, एक साथ भोजन कर लें, एक साथ क्रिकेट खेल लें, एक साथ शादियों में जाए आए। मेरे को लग रहा है हंसी ठिठोली जीमड़े खाने तक ही ये सत्र रह गया। इसके अलावा इस सत्र में कोई विशेष कोई ऐसा मुद्दा जो युवाओं के लिए हो, उस पर कोई चर्चा मेरे को नहीं लगता किसी ने करी हो। जनता के लिए ऐसा कोई मुद्दा सत्र में जिसमें कोई चर्चा हुई हो, मतलब कि सत्र में जनता के मुद्दों पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, व्यक्तिगत एक दूसरे के मजाक के रूप में
ये सत्र चलता रहा है, नेता एक दूसरे के बारे में कहते रहे हैं, हाँ, ये कुछ चलता ऐसी रहा। घटनाएं भाई जरूर मैंने जो मनोज देखा वो मानते बता हैं। रहा हूँ मैं, बाकी तो नहीं, आपने नहीं, आपने हमने भी चैनल देखा। एक्सेस करा होगा। मुझे तो ये लगा कि ये सत्र में जो राजस्थान की जनता के टैक्स से सत्र चलता है। मेरे को लगता है कि इस बार जो राजस्थान की जनता का पैसा है वो व्यर्थ गया, कोई यूज उसका हुआ नहीं है। विधायकों के लिए एक मांग हुई जिसकी चर्चा राजस्थान में बहुत ज्यादा है कि विधायकों को 7 लाख का लैपटॉप चाहिए। जा मंत्री जोगाराम पटेल बोलते हैं अध्यक्ष जी से, और अध्यक्ष जी भी बड़ा मुस्कुराते हैं और विपक्ष भी हामी भरता है। 7 लाख का लैपटॉप सुना है आपने? देखो, मैंने सुना नहीं है। लैपटॉप मैं जो समझता हूँ कि बढ़िया लैपटॉप 1 लाख रुपए में आ जाता है, और नॉर्मली 50,000 में, 60,000 में जो बच्चों के पास होते हैं। मेरे पास तो घर में जो लैपटॉप है, 7 लाख का भी तो आता नहीं है, एप्पल का बड़ा वाला अब मैंने तो लैपटॉप देखो आता देखा है। नहीं है वो लैपटॉप। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे जो घर में लैपटॉप है उसकी कीमत 35,000 रुपये है, और जो भाई को दिलाया था, तो मेरा ये मानना है कि 35,000 में जब काम चल सकता है तो 7 लाख रुपए का लैपटॉप में कौन सा हीरे डायमंड जड़वा के कोई लैपटॉप बनवा रहे, तो मुझे उसमें पता नहीं वीडियो है। एडिटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, तो एडिटिंग के लिए तो इनके पास गेमिंग भी खेल सकते हैं। तो मैं अगर आता है, गेमिंग देखो लैपटॉप ऐसा आता है, है। अगर गेमिंग वगैरह खेलनी है तो फिर आप विधानसभा में ना बैठ के, जो गेमिंग के बहुत सारे सेंटर होते हैं, गेमिंग के बहुत सारे स्टूडियो बने हुए हैं, वहाँ जाके आप गेमिंग खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता के पैसों को अगर आप व्यर्थ करो तो मैं ये ठीक नहीं मानता। और 7 लाख रुपए के लैपटॉप की मुझे लगता नहीं कि कोई ज़रूरत हो विधायकों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि 90% विधायक तो वो भी है ना जो लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं। क्या करेंगे ये तो लैपटॉप बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, ये सच्चाई है। 90%। हाँ, नहीं जानते हैं। 90% विधायक वो है जिन्हें पता ही नहीं है कि यूज क्या होगा। उनके अगर स्टाफ हटा दिया जाए तो वो बोल नहीं सकते विधानसभा में, बोल नहीं सकते, भाषण तैयार नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो लैपटॉप चलाना तो वो विधायक जानता होगा जो नई जनरेशन में पढ़ा लिखा होगा, जो नई पीढ़ी से आता होगा। बाकी पुराने जो हमारे विधायक हैं वो लैपटॉप कभी यूज ही नहीं करे होंगे। आपको लगता है क्या? बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं तो बड़ी बात नहीं है, सच्चाई है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अध्यक्ष जी, पता नहीं मुझे कितने अध्यक्ष जी कितना जानते हैं लैपटॉप के बारे में। मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी। जो विधानसभा के अध्यक्ष जी है जी। उनको भी नहीं होगी नॉलेज। ठीक है, वो चल रहा है। और मनोज, अगर बात करें तो युवाओं को लेकर जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें जब इस तरह से विधायकों की, सरकार की, विपक्ष की जो हालत देख रहे हैं, क्या फील होता है? देखो, यूथ में आप में चर्चा क्या होती है, अपने को तो ये बताओ। देखो ऐसा है, पिछले दिनों बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हमने। पिछले 2-2.5 सालों में विपक्ष तो लड़ ही नहीं पाया। विपक्ष एसीओ के कमरों तक रहा। विपक्ष एक भी आंदोलन नहीं कर पाया, एक भी बाहर ट्वीट सड़कों कर पे- लेता है। हाँ, ट्वीट वगैरह कर लेते हैं, और ट्वीट भी एसी के कमरों से, वो भी धूप में नहीं होते। तो ट्वीट वगैरह कर लेते हैं। लेकिन हमने, चाहे एसआई भर्ती का आंदोलन हो, चाहे कोई दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित व्यक्ति की आवाज़ को उठाना हो, किसी व्यक्ति के साथ अगर सड़क पर अन्याय 2-2.5 साल में हुआ है तो वो मनोज मीणा ने उठाया है। लेकिन मेरे को कभी ये विपक्ष के लोग नहीं मिले, कभी सरकार के लोग मदद करते नहीं मिले कि यार हम तैयार है। तो मेरे को ये लगता है कि राजस्थान विधानसभा में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों की आत्माएं मर चुकी है। और राजस्थान की जनता के मुद्दों से, राजस्थान की जनता से इनका कोई सरोकार नहीं बचा। बस ये इंतजार करते हैं कि अभी 2 साल निकले हैं, अभी 3 साल बाकी है, फिर नहीं, जीत ऐसा के आ क्यों जाएंगे। चल रहा है? आपको नहीं लगता विपक्ष में क्या वो झील नहीं रही लड़ने नहीं, की? विपक्ष, जो मैं ये देखता हूँ कि विपक्ष मरा हुआ विपक्ष है, और लोकतंत्र में मरा हुआ विपक्ष बहुत घातक होता है। बिल्कुल। ये बताओ मेरे को, विपक्ष आप- जनता की आवाज हाँ, होता है। विपक्ष लड़ ही नहीं रहा। अब जनता की आवाज़ तो हम जैसे नौजवान युवा है जो उठाने का काम कर रहे हैं। जैसे हनुमान बेनीवाल जी हैं, सांसद है, वो उठा रहे हैं। हमारे दम पे हम उठा रहे हैं पूर्वी राजस्थान में। हमारे भाई है नरेश मीणा, वो उठा रहे हैं हाडोती में। तो मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ लोग हैं राजस्थान में जिनका अभी लेकिन ईमान आप लोग जिंदा भी है। बिखरे बिखरे नहीं, से हैं। हम कोई बिखरे नहीं है। हम जब जरूरत होती है तो एक साथ है। जैसे एसआई भर्ती पे हम हनुमान बेनीवाल जी साथ में लड़े, आपने देखा नहीं, होगा। फ्यूचर में कभी ऐसा हो सकता है क्या कि जो आपने नाम लिए, हाँ, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा, मनोज मीणा, ये सब एक मंच पे आ सकते हैं क्या? देखो हम तो आज भी एक है, और आने वाले समय में जब जरूरत पड़ेगी तो आपको एक साथ ही दिखेंगे। विपक्ष एक बात पे जरूर लड़ रहा है कि 3 साल बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो अभी आप देख रहे होंगे अच्छा, कि मतलब मुख्यमंत्री की लड़ाई शुरू हो गई है। पूरी लड़ाई है। अभी आप देख रहे होंगे गहलोत साहब सक्रिय हो गए दोबारा। अभी देख रहे होंगे कि बाकी जो नेता हैं वो भी सक्रिय हो रहे हैं कि भाई हमारा नंबर भी है। तो विपक्ष बाकी लड़ नहीं रहा।
और गहलोत साहब अपने लेवल में बड़े नेता हैं, बड़े जादूगर हैं। इन गहलोत जी से आप भी काफी इंस्पायर्ड हैं। देखो गहलोत साहब का हम सम्मान करते हैं कि राजस्थान की राजनीति में वो व्यक्ति 3 बार मुख्यमंत्री बना है और राजस्थान का गांधी उनको कहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमारा ये मानना है कि उनको एक लीडर के रूप में, बड़े नेता के रूप में उनको भूमिका निभानी चाहिए और पार्टी को भी ये कहना चाहिए कि भाई जनता के मुद्दों पर लड़ो। तो गहलोत साहब की तरह आप भी लाल डायरी रखते हैं? नहीं, ये लाल डायरी तो मेरे क्या ये मेरी आते ही नजर गई। ये लाल डायरी इसलिए है कि कहीं कोई प्रोग्राम में जाना हो और कुछ तो नोट नहीं करते हैं? फिर चर्चा में आ जाएगा कि लाल डायरी मनोज ने ये लिखा था। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या, मैं प्रोग्राम वगैरह लिख लेता हूँ, कहीं मैं जाता हूँ अच्छा, तो वही लिखा है, हिसाब किताब तो नहीं है? नहीं, हिसाब तो कुछ है ही नहीं है। हिसाब कहाँ का? क्या होता, लाल डायरी चर्चा में उसी लिए आई थी कि उसमें कई हिसाब लिखे थे, हालांकि लाल डायरी का जिक्र। देखो इसमें कोई नेताओं का हिसाब तो है नहीं है, इसमें तो क्या मेरे प्रोग्रामों का शेड्यूल रखा है, या जहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, परसों वहाँ है, शादी ब्याह है, प्रोग्राम है, वो मैं लिखता हूँ। बाकी लाल डायरी राजस्थान में बहुत चर्चाओं में जरूर रही है, आप सही कह रहे हो। और लाल डायरी संयोग बस ही है लाल आपके मेरे एक साथी ने मेरे को ये दी थी, मनोज भाई डायरी रखा करो, बड़े नेताओं की पहचान होती है। मैंने कहा भी था कि अरे लाल डायरी थोड़ी बदनाम है। लाल डायरी की जगह कोई नीली पीली ले आओ, उन्होंने कहा आप लाल ही रखो। तो मैंने चलो ठीक है, लिख लेंगे, कभी कभार लिख लेता हूँ। बाकी लाल डायरी का तो यही उद्देश्य है। आप अभी सपोटरा गए थे, उस तरफ कोई एक डूंगरी बांध का मुद्दा चल रहा है, क्या मामला है वो? क्योंकि वो चर्चा में नहीं आया, विपक्ष को मैंने नहीं देखा, कांग्रेस को, न तो सदन में न सड़क पे। देखो ऐसा है सर, विपक्ष तो कोई मुद्दे पे नहीं है। मैंने कहा ना, विपक्ष गायब है राजस्थान से, और अभी 3 साल गायब रहेगा, फिर बीजेपी विपक्ष बन जाएगी। बीजेपी विपक्ष के रूप में कांग्रेस से ठीक है, थोड़ा बहुत लड़ लेती है। अच्छा, हाँ, जैसे उस समय सतीश पूनिया ये बड़ी प्रशंसा है। नहीं, विपक्ष के रूप में बीजेपी काम करती है। अच्छा, विपक्ष में बीजेपी फिट है। हाँ, लेकिन सत्ता के रूप में बीजेपी भी ठीक नहीं है। सत्ता के रूप में तो बीजेपी भी वही फिर ढाक के 3 बात है, वो भी आराम करते हैं। लड़ाई पूनिया जी ने लड़ी, लड़ाई पूनिया जी आज भी लड़ी रहे हैं। फिर तो सत्ता में आने की बात तो क्या है कि राजस्थान में पूनिया जी आए नहीं ना सत्ता में। दिल्ली के दौरे बढ़ जाते हैं। नहीं, पूनिया जी ने, देखो मैं पूनिया जी को अच्छा नेता मानता हूँ, पढ़े लिखे नेता है, और आजकल पूनिया जी अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, और आजकल इको फ्रेंडली, मतलब कि कहीं भी चल जाएंगे, जानवरों के साथ बहुत लगाव उनका दिख रहा है। संघर्ष तो किया था उन्होंने, मैंने देखा है ना उनको विधानसभा घेराव के समय पेपर लीक के, रीट के मुद्दों पर उन्होंने बैरिकेडों पे चढ़ के खूब नारे लगाए, संजीदा नेता खूब लगाए और खूब मेहनत करी उन्होंने। लेकिन मेहनत करने वाले को मिलता नहीं है। ये सही बात है, राजस्थान में मिलता उन्हीं लोगों को है कि जो आला कमान, जिन पे मेहरबान रहेगा। किस्मत मेहरबान भी कहते। किस्मत मेहरबान तो वही वाली बात है। अभी भजन लाल जी पे मेहरबान है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है। ठाकुर जी का आशीर्वाद मानो, चाहे गोवर्धन जी का आशीर्वाद मानो, वो तो कहते हैं गोवर्धन जी महाराज का आशीर्वाद है, ठाकुर जी को तो वो नहीं कहते। लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं किस्मत का एक योगदान रहा है। और हनुमान बेनीवाल जी भी कहते हैं कि भजन लाल जी का सीएम बनना एक किस्मत का एक बड़ा योगदान है। और उन्होंने कई बार कहा है, हनुमान बेनीवाल जी ने, कि मैं किस्मत को नहीं मानता था, लेकिन जब से भजन लाल जी बने मानने लग गया। और ये राजस्थान की जनता ही मानने लग गई साहब। ये तो मैं भी मानने अब मैं भी सोचता हूँ कि यार कभी गोवर्धन हमारी जी परिक्रमा करी कि नहीं करी आपने? मैं अभी गोवर्धन करीबन 5-7 साल से नहीं गया। करे जाओ, कृपा अभी नहीं जा रहा। क्या बता तो अभी तो क्या है, भजन लाल जी ने कॉपीराइट ले रखा है गोवर्धन महाराज का। मैं सोच रहा हूँ कि उनका एक और कॉपीराइट हट जाए तो मैं जाऊँ। बाकी अभी जाना नहीं हो रहा, पिछले 5-6 साल से नहीं गया। बाकी पहले तो गांव से जाते थे पैदल। अच्छा, गांव में यात्रा वगैरह जाती थी, पहले जाते थे। ये डूंगरी बांध वाला मुद्दा क्या हाँ, है? आप वहाँ जा क्या है? डूंगरी बांध का थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि दर्शक उसको समझें। देखो ऐसा है, डूंगरी बांध का मुद्दा है जो बड़ा विशेष मुद्दा है। डूंगरी बांध एक ऐसा बांध राजस्थान सरकार बनाने जा रही है, जो ये कुछ हिस्सा उसमें करौली का है, कुछ हिस्सा उसमें माधोपुर का है, जिसमें 76 गांवों की आबादी जा रही है। यानी 76 गांवों को विस्थापित होना पड़ेगा। वहाँ से उनको हटाया जा रहा है। हाँ, उन गांवों को हटाया जा रहा है। और इस लड़ाई को लेकर हम पिछले लंबे समय से 5-6 मीटिंगें जब भी हुई तो मैं उनमें शामिल रहा। लेकिन डेवलपमेंट तो चाहिए ना, सिंचाई तो चाहिए। ऐसा है, विकास चाहिए, लेकिन वो विनाश के नाम पे नहीं। जनता का विनाश करके विकास का मुआवजा और वो चीजें नहीं मिल रही है। मेरे को ये बताओ कि एक व्यक्ति अगर अपना घर खाली करे कितनी दिक्कत होती है। हाँ, वो जो 76 गाँव में जो जनता रह रही है साहब, वो सारे गरीब घर से हैं, किसान हैं, और उनके बाप दादा, उनके पुरखे वहीं पैदा हुए हैं, उनकी संस्कृति वहीं है, उनके सारा रहन सहन वहीं है। और अगर वो वहाँ से छोड़ के जाते हैं, किसी के पास 20 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 30 बीघा ज़मीन है, खेती किसानी करने वाले लोग हैं, और तो वो वहाँ से जा नहीं सकते।
और ये क्या है कि विकास के नाम पे आप यहाँ किसी गांव को छोड़ दो, जमीन को छोड़ दो, 76 गांव खाली करके हम बांध बनाएंगे, तो मैं ये बात ठीक नहीं मानता। और इसको लेकर 5-6 महापंचायतें हुई जिनमें मैं शामिल रहा हूँ। और अभी जब किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली तो मैं वहाँ पे गया था, और भजन लाल सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने डूंगरी बांध के मामले पे तो कुछ नहीं करा, लेकिन मुकदमे जरूर लगा दिए दो कि अच्छा, मनोज मैंने ने- सोचा था कुछ अच्छा अच्छा के लिए धन्यवाद दे रहे नहीं, ये हो। सरकार देखो अच्छा तो कुछ नहीं करेगी, मुकदमा लगा दिया आप पे? हाँ, 2 मुकदमे डूंगरी बांध में और संगीन धाराओं में कि पुलिस के साथ मारपीट, वाहन जड़ाना, वाहन तोड़ना। अगर मुकदमे ऐसे है कि इनमें गिरफ्तारी हो तो मेरे को छूटने में 6 महीने लगेंगे, बड़े संगीन मुकदमे हैं। और किया था क्या ऐसा? सच सच बताना। मैं वहाँ पहुंचा ही था कि ना तो किसानों ने कुछ करा ना हमने कुछ करा, लेकिन सरकार और पुलिस ये चाह रही है कि हम लोगों को डरा के धमका के डूंगरी बांध का निर्माण करवा दे। तो मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि हम आप 200 मुकदमे लगा दो भजन लाल जी, हम डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है, और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अभी डूंगरी बांध को लेकर देखो हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, और राजस्थान में अगर कोई बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं आज कह रहा हूँ, तो डूंगरी बांध की होगी। तो कोई डूंगरी अल्टरनेट कोई समाधान सरकार से बातचीत नहीं हुई क्या कि नहीं इधर से नहीं इधर से निकाल दो? सरकार बातचीत करना ही नहीं चाह रही। सरकार ये कहती है कि 9 गांव जा रहे हैं, सरकार ये कहती है कि 15 गांव जा रहे हैं, आप तो 76 कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, सरकार डीपीआर दिखाएं भाई। कोई भी जब एस्टिमेट बनता हाँ, है, उसका नक्शा प्रोजेक्ट बनेगा। बनता है, तो उसकी पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है, तो आप वो दिखा दो कि यार हमारे पास ये है भाई, कितने गांव जा रहे हैं, कागज होगा कोई। भजन लाल जी एक दिन वहां जाके कह दे कि ये गांव जा रहे हैं, 2 गांव है, एक 5 गांव है, एक 9 गांव है, ये कह रहे हैं कि 76 गाँवों का लोग झूठ बोल रहे हैं, तो आप बताओ ना कितने जा रहे हैं, आप भी नहीं बता रहे। तो कहीं ना कहीं दाढ़ में काला है, और जनता में इतना आक्रोश है कि भजन लाल जी को अगर कोई गलतफहमी है कि जनता खुश है, तो एक बार मैं कह रहा हूँ कि सवाई माधोपुर और एक बार करौली, एक बार वो दौरा करने चले जाए, जनता उन्हें घुसने नहीं दे। जनता बड़ी चुनौती बीजेपी दे रहे हो के हाँ, चुनौती नहीं, ये हकीकत है। और भजन लाल ही नहीं, राजस्थान के किसी भी नेता को जनता वहां नहीं घुसने दे डूंगरी बांध के नाम पे। अगर कोई डूंगरी बांध को बढ़ाने की बात करेगा तो जनता उसके कपड़े फाड़ लेगी। जनता बहुत खिलाफ है, आक्रोशित है, और आने वाले समय में राजस्थान में बड़ी लड़ाई अगर कोई लड़ी जाएगी तो डूंगरी बांध की लड़ी जाएगी। एक मुद्दा और है जो शायद आपके ध्यान में नहीं हो जी, टाइगर रिजर्व। हाँ, उधर- टाइगर हाँ, रिजर्व वाला ये मैं ये स्टोरी बहुत करके आया बड़ा हूँ। मुद्दा है। मतलब आप वहाँ तो देखो, टाइगर रिजर्व के नाम पे हाँ, 100 गांव आज बिना 108 लाइट के गाँव। बिना लाइट 100 पानी के हैं। 108 गांव मैं उनमें जाके स्टोरी वो करके तो आया डांग हूँ। क्षेत्र में बिना लाइट के, बिना ना रोड सड़क, के, बिना पानी के, वो तो डांग क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। टाइगर रिजर्व एक अलग इशू है। टाइगर रिजर्व में नया बना रहे हैं कोई टाइगर हाँ, रिजर्व किधर? ये बन रहा है करौली में और धौलपुर में, यानी कि 108 गांव विस्थापित कर रहे हैं टाइगर रिजर्व के नाम पे। भाई इन क्षेत्रों में जनसंख्या है वो आदिवासी किसानों की, दलितों की है। वो लोग तो शुरू से जंगलों में रहते हैं, वो कभी डरे कि टाइगरों से? वो आज तक नहीं डरे। लेकिन रहते ही वो तो हैं। रहते उन्हीं के बीच में है, वो तो पहाड़ों में रह रहे हैं, डूंगरों में रह रहे हैं, वो तो और आज पैदा हो से रहे हैं, नहीं, रह रहे हैं, लंबे आज से- समय से रह लंबे समय से रह रहे हैं, पहचान ही है। लेकिन सुनो मेरी बात, सरकार ये कह रही है कि हम कुछ टाइगर यहाँ लाएंगे, और उनके चक्कर में आपको 108 गांव खाली करने पड़ेंगे। अब सरकार देखो कैसा विकास कर रही है। 76 बांध वहाँ के नाम पे डूंगरी। 108 गांव टाइगर रिजर्व के नाम पे। तो ये सरकार जनता को राजस्थान से खाली कराने का काम कर रही है। यानी अगर ये 2 प्रोजेक्ट ये बनते हैं तो 3 जो जिले हैं, करौली, धौलपुर, माधोपुर, इनमें जनसंख्या नहीं बचेगी, खाली हो जाएंगे। कौन रहेगा? तो बताओ मेरे को, क्या काम आएगा वो विकास? और आज भी हकीकत ये है कि जिन जगह डूंगरी बांध के गांव आ रहे हैं, वहाँ आप देखोगे तो शादियां नहीं हो रही। लोग शादियां नहीं हो रही? शादी नहीं हो रही ना। आप ये सच्चाई आप जाके रिपोर्ट करना कि वहाँ शादी है नहीं, इसलिए मैं नहीं हो रही। डांग क्षेत्र में तो गया था, वहां पे तो ये समस्या आ रही है। इधर भी इन गाँव में भी समस्या आ गई। बड़ी समस्या है। अब कोई शादी करे तो करे कैसे? लड़की वाले कहते हैं कि हम शादी कर देंगे, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, 2 दिन बाद सरकार तुम्हें यहाँ से विस्थापित कर देगी, तुम यहाँ से छोड़ के कहीं चले जाओगे। हम बेटी का रिश्ता तो करे फलाने गांव में, बेटी मिलेगी कोई दूसरे गांव में। तो लोगों के शादी ब्याह नहीं हो रही, लेकिन गवर्नमेंट को चिंता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को इस और देखना चाहिए कि जो ये बड़ी समस्या है डूंगरी बांध, टाइगर रिजर्व, और पूर्वी राजस्थान में कोई रोजगार के बड़े उद्योग तो धंधे पूर्वी नहीं है। राजस्थान के बड़े नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं इस मामले में? पूर्वी राजस्थान के बड़े नेताओं में देखो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का नाम है, डॉक्टर किरोड़ी क्यों यार? पूर्वी सचिन राजस्थान पायलट में जी का बहुत नाम हैं। है। मैं नाम गिनाऊं? देखो ऐसा है, मैं एक से एक बड़े नेता हैं। हरीश मीणा, मुरारी मीणा, देखो भजन लाल जाटव, संजना जाटव, मुख्यमंत्री जी देखो- खुद पूर्वी राजस्थान से हैं सर। नहीं बिल्कुल है, लेकिन मुख्यमंत्री तो मैंने कहा ना किस्मत के भरोसे हैं। अरे पर हैं तो भरतपुर से। भरतपुर से हैं, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ किस्मत के जवाहर भरोसे सिंह हैं। मैडम है। देखो पूर्वी राजस्थान में नेता बहुत है,
मैं पूर्वी राजस्थान से ही हूँ, लेकिन पूर्वी राजस्थान में अगर कैडर है तो दो नेताओं का ही है, किरोड़ी लाल जी का, सचिन पायलट जी का। अच्छा, दो ही? मैं दो ही नेताओं को मानता हूँ। नेता बहुत है, और वो जो नेता है, बाकी अन्य जो भी नेता है वो सारे पार्टियों के नेता हैं। ये भी पार्टी में है, पायलट साहब और डॉक्टर साहब, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो खुद के दम पे चुनाव जीत सकते हैं, खुद के दम पे पूर्वी राजस्थान में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे कर सकते हैं। बाकी इनके अलावा आप मेरे किसी नेता का नाम गिनाओ पूर्वी राजस्थान में तो लाखों में भीड़ लिया है, कोई नहीं है साहब, है ही नहीं है। उनके पास पार्टी का टिकट है, पार्टी का एक पट्टा है, इसलिए वो जिंदा है। बिना पार्टी के टिकट के अगर वो लड़के देखें तो पता लग जाएगी उनमें कितनी दम है। तो मेरा मानना है ये बड़े नेता है, लेकिन इनको बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब लगातार कह रहे हैं कि डूंगरी बांध के मामले में कि मैं सरकार से बात करूंगा, और मैं डॉक्टर साहब से आपके माध्यम से भी कहूंगा कि डॉक्टर साहब को राजस्थान की जनता बहुत प्रेम करती है, और वो माधोपुर से अभी विधायक है और मंत्री भी है राजस्थान सरकार में। तो वो राजस्थान की जनता के प्रति, और खासतौर पूर्वी राजस्थान के जनता के प्रति, 76 गाँवों की जनता के प्रति तो डूंगरी बांध के मामले में उनका पक्ष रखे और इन गाँवों को खाली होने से बचाए। मैं कह रहा हूँ जो भी नेता इन गाँवों की मदद करेगा वो नए लीडर के रूप में भी उभरेगा, और कोई पुराना नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल जैसा या सचिन पायलट साहब जैसे लोग अगर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तो राजस्थान की जनता उनका एहसान मानेगी। बिल्कुल। अब आते हैं युवाओं के मुद्दे पर। किरोड़ी लाल मीणा पर आई गए हैं तो युवाओं के अब उन मुद्दों पर चले जाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा को आप भी देख रहे हैं, लंबे समय से मैं भी देख रहा हूँ, और इस समय चक्र को भी हम दोनों देख रहे हैं। जिस भर्ती को लेके आपने लड़ाई लड़ी, सिंगल बेंच से जीते, लेकिन वो जाके डबल बेंच में चला गया, और वहाँ सरकार ने फिर कहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया निरंतर रखने की बात कह दी है। देखो ऐसा है, ऐसा ही भर्ती 2021 की बात कर, सरकार तो देखो दोगली है। सरकार का काम ही है, सरकार नहीं, सरकार के पक्ष वकील रखने वाले नहीं, लेकिन सरकार के जो वकील है वो बिना सरकार के थोड़ी पक्ष रखेंगे। सरकार कहती है वही करते हैं वो। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जब सिंगल बेंच से जब भर्ती रद्द हुई थी, जब उस दिन एक डिबेट चैनल में मैं मौजूद था, उसी दिन डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मौजूद थे और बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद थे। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहा था कि आप बड़े नेता और आपका योगदान रहा है ऐसा ही भर्ती में, आपने 2021 से उस समय शुरू से हमारे साथ में लड़ाई लड़ी है, तो आपको हम धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार ये जिम्मेदारी ले कि इस फैसले के खिलाफ वो डीबी में नहीं जाए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए। तो डॉक्टर साहब ने हमें ये विश्वास, अच्छा, ये ऑन कैमरा कहा था, और कैमरा है, ये रिकॉर्ड पड़ा है और वो कभी मैं डाल भी दूंगा। और मैंने ये कहा था कि आपकी सरकार डीबी में नहीं जाए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाए, आप हमें भरोसा दिला। तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमारी सरकार युवाओं के साथ है, मैं युवाओं के साथ हूँ, और हमारी सरकार इस निर्णय में युवाओं के साथ है। हम डीबी में नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे। और सरकार इतनी जल्दी पलटी कि उस निर्णय के विरोध में वो डीबी में चले गए, और अभी डीबी का फैसला शायद अब कंप्लीट आने ही वाला है, और डीबी का फैसला आएगा तब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा। टाइम लगेगा, लेकिन ये भर्ती लड़ोगे, मेरी जानकारी में है डीबी से भी जो निर्णय जो आएगा, लड़ोगे? हाँ, लड़ेंगे पूरा। लेकिन ये डीबी में भी भर्ती रद्द का निर्णय आएगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये भर्ती का रद्द का निर्णय आएगा। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ 100%। लेकिन मनोज, पिछले 2 साल से ज्यादा समय हो गया है भजनलाल सरकार को आए हुए। जो पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसको लेकर कितने संतुष्ट? देखो, पेपर लीक के नाम पे सरकारें राजस्थान में बनती है, बिगड़ती है। पिछली सरकार, और कितने युवाओं से जुड़ा मुद्दा है ये पेपर लीक, कितने युवा प्रभावित होते हैं? युवा तो राजस्थान के सभी प्रभावित है जो तैयारी करते हैं। किसान के जो बच्चे किस परिस्थिति में करते हैं मनोज? आप तो जाते होगे मिलने। देखो, मैंने तो युवाओं की लड़ाई लड़ी है। नहीं, मिलने जाते होगे, किन परिस्थितियों में चल रहा है? मैं युवाओं को देखता हूँ, मैंने भी उस समय तैयारियों का दौर देखा है। नेता तो मैं आज बना हूँ, अब राजनीति में सक्रिय हूँ, लेकिन मैंने भी तैयारी करी है। मैंने भी वो समस्या देखी कि एक जब व्यक्ति रूम में रहता है, तब 3000 5000 किराया देता है, तो वो बड़ा संघर्ष करता है। घर वालों पे लोड होता है, घर में बहन की शादी करनी है, लोन देना है, खेती ज़्यादा नहीं है हमारे पूर्वी राजस्थान के लोगों के पास में, तो बहुत गरीबी है। तो उस दौर में लोग तैयारी करते हैं, एक नौकरी की उम्मीद रखते हैं कि यार एक नौकरी लग जाएगी तो बहन का ब्याह हो जाएगा, और जो ज़मीन गिरवी रखी है वो छूट जाएगी, जो गहने गिरवी रखे वो छूट जाएंगे। तो बड़ी उम्मीद के साथ सरकारी नौकरी के प्रति एक दीवानगी के साथ में लोग हमारे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। एक नौकरी मिल जाए तो ये लगता है कि एक जीवन संवर जाएगा।
और उस नौकरी के लिए वो 5 साल, 6 साल, 10 साल, इवन 15 साल तक खपा देते हैं। लेकिन जब पेपर लीक के चलते अगर वो युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है तो उनके माँ बाप, बहन भाई सबको ये मानो सफ़र करना पड़ता है और सबको संघर्ष करना पड़ता है। और इसी के चलते मैं कह रहा हूँ कि जो नौकरी लगने चाहिए थे किसान के बेटे, एसआई बनने चाहिए थे, वो पेपर लीक के चलते नहीं बने। ये तो तय हो गया कि कौन लोग बने जिन्होंने पेपर लिया। आपने देखा होगा कि उस समय JN भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, पटवार भर्ती, वीडियो भर्ती, PTI भर्ती, लैब असिस्टेंट भर्ती, सबके पेपर एक साथ लीक हुए। और इन भर्तियों में कौन लोग नौकरी लगे जो जिनके जुगाड़ थे, पैसा था। यहाँ तक 25-30 लाख अब रुपए तो पेपर लीक तो पुरानी बात होगी राजस्थान में। अब तो OMR सीट के नए घोटाले निकल गए हैं। RS भर्ती तक के RS भर्ती में खाली कॉपियों में नंबर दिए गए। ये बताओ, RPSC की कोई गरिमा नहीं बची, जब RMSSB की गरिमा नहीं बची तो सरकार इन दोनों बोर्डों को खत्म क्यों नहीं कर देती, भंग क्यों नहीं कर देती? क्योंकि युवाओं का भरोसा इन दोनों बोर्डों से उठ चुका है। और आज शाम मैं देखता हूँ कि ये किसान अपने बेटे से ये नहीं कहता कि नौकरी क्यों नहीं लग रहा, नहीं कहता। उसको पता है। क्या बोल रहे हो? हाँ, नहीं कह रहा, वो इसलिए नहीं कह रहा ना, उसको पता है कि सिस्टम पूरा करप्ट हो चुका है, मान चुका है। किसान खुद से हार मान चुका है कि अब किस्मत में होगी तो नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो अब कोई दबाव नहीं है। और युवा बुरी तरह हताश है, भयंकर हताश है। और युवा भी ये कह रहे हैं कि यार मनोज भाई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं युवाओं में देखो बड़ी निराशा है। और पिछली कांग्रेस सरकार में 19 पेपर लीक हुए। इस सरकार ने कहा कि हम पेपर लीक पे बड़ी कार्रवाई करेंगे, मगरमच्छों को जेल भेजेंगे। लेकिन ये बताओ, यूनिक भांबू जैसे लोग, सुरेश ढाका जैसे लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। और जो जगदीश बिश्नोई जो जेल में थे वो बाहर आ गए। पहले भजन लाल जी वो पकड़े गए, बड़े ठेकेदार, वो बाहर आ गए। अब जेल में कौन है? रामूराम राय का भी बाहर आ चुका है। अब जेल में रामूराम राय का भी बाहर आ गया। जेल में बाबूलाल कटारा है आदिवासी। बाबूलाल कटारा है जेल में, बाकी तो सारे बाहर आ गए। वो ये इसमें लगता नहीं है केवल बाबूलाल कटारा ही क्यों है, नाम तो और भी RPSC मेंबर के आ रहे हैं। एक बात मैं आपके इंटरव्यू में कह के जा रहा हूँ, बाबूलाल कटारा से अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मिलने गए। हाँ, जनवरी में मिले। हाँ बिल्कुल। और किरोड़ी लाल जी एक ऐसे खिलाड़ी है राजनीति के, आंदोलनों के, कि वो क्या है धीरे धीरे खेलते हैं। लेकिन उन्होंने कह रहे कहा हैं कि मैं मिलने गया, हाँ, लेकिन ये नहीं बताया कि बाबूलाल कटारा ने किन नेताओं का नाम लिया। वो कहते हैं, ऐसी सूचना भी है सोर्सेज से कि बकायदा एक वीडियो इंटरव्यू भी हो गया है। वो एक जो आप 17-18 कह रहे हो मिनट सही का। बात है, उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन करा है, बाबूलाल कटारा को भी नहीं पता था। और वो स्टिंग ऑपरेशन अब इसलिए बाहर नहीं आ पा रहा कि उसमें बीजेपी के कई बड़े नेताओं का नाम आ गया। अगर वो बाहर आए, ईडी की पूछताछ का एक नोट बाहर आया जिसको हमने भी चलाया था, जिसमें मैं कह रहा हूँ बाबूलाल कटारा का बयान दर्ज है। बिल्कुल बाहर आया है। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल जी इतनी आसानी से चीजों को बाहर नहीं लाएंगे। और डॉक्टर तो क्या किरोड़ी लाल मांडवली जी, करेंगे क्या? डॉक्टर किरोड़ी लाल नहीं, जी बाहर नहीं लाएंगे मतलब क्या कोई मांडवली चल रही है? नहीं लाएंगे, लेकिन एक समय पे। अगर डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ये बाहर लिया है कि बीजेपी के किन नेताओं का नाम है, तो जो नेता ईमानदारी का राग अलाप रहे हैं बीजेपी में, भूचाल आ जो घूम जाएगा। रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार गिरने की स्थिति में आ जाए। इतने बड़े नेताओं का नाम है, और वो नाम मैं चाहूंगा कि कभी डॉक्टर किरोड़ी लाल ही बताएं। ये तो बहुत गंभीर बात बहुत कह रहे हो। गंभीर बात है। और डॉक्टर साहब इस पे डिनाई भी नहीं करेंगे। लेकिन वो नामों को अभी देने में शायद हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन वो नामों को डॉक्टर साहब अभी 3 साल का समय निकाल लेंगे, जब उनको डॉक्टर साहब उनको जब बाहर लाएंगे। यार ये तो गलत है ना। अब वो तो देखो उनकी राजनीति के हिसाब से लाएंगे भाई, किन नेताओं को कौन से समय पे कैसे सेटलमेंट। भाई क्रिकेट का मैच है क्या? क्रिकेट का मैच मान लो, कब बाउंसर डालनी है, कब यॉर्कर डालनी है। डॉक्टर साहब के जो तरीके हैं ना, वो इसी प्रकार के हैं कि कब किस नेता को डराना है, कब किस नेता को बैठाना है, वो तय करते हैं। और मैंने कह दिया ना कि 3 साल बाद जब अगर बीजेपी सरकार का टर्नओवर पूरा हो जाएगा तो डॉक्टर साहब वो इंटरव्यू रिलीज कर देंगे। लेकिन अभी वो इंटरव्यू में वो मसाला मिलेगा जो राजस्थान की जनता अचंभित रह जाएगी। और इतनी अचंभित रह जाएगी ये नेता कि फोन होश उड़ करते जाएंगे। थे, ये नेता फोन करते थे, फोन करते थे किन किन। पर ऐसा मनोज कैसे संभव है? मुझे मतलब ये सोच के भी वो होता है कि यार 80 नंबर या 90 नंबर इंटरव्यू में दिलाने के लिए नेता मतलब इतने बेशर्मी कर कैसे लेते हैं? देखो ऐसा है, नेताओं के पारिवारिक रूप से भी लोगों को सेटल करने का दबाव रहता है, रिश्तेदारों को सेटल करने का दबाव रहता है। पर तो मेहनत करिए ना सर, किसी का हिस्सा क्यों खा रहे हैं? तो कोई मेहनत कर रहा है ना। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है कि मेहनत करिए। और आपको मैं कह रहा हूँ कि पेपर लीक
एक राजस्थान के युवाओं के लिए कैंसर है साहब। और मैं तो चाहता हूँ किरोड़ी लाल जी वो वीडियो आने वाले 10-15 दिन में रिलीज कर दें। तो हम भी यही चाहेंगे, आधी अगर है तो हाँ, कम से कम सामने आनी वीडियो चाहिए। है, आधी कांग्रेस भी गिरे और आधी बीजेपी भी गिरे। बीजेपी के भी वो नेता, आप मतलब बैटिंग दोनों तरफ हाँ, कर रहे हो। नहीं मैं वो दोनों तरफ नहीं कर रहा, मनोज को लेकिन दोनों मिल के सल्टा देंगे, बीजेपी और कांग्रेस। देखो ऐसा है, आम गरीब परिवार से आते हो यार, मैं तुम्हारे जानता हूँ क्या स्थिति है। देखो ऐसा है भाई मैंने तो जीरो से शुरू करा है। किसी ने ऑफर नहीं किया कि मनोज नहीं। फॉर्च्यूनर चलो यार, इतना ज्यादा संघर्ष करोगे तो दिक्कत कर नहीं देंगे। ऐसा है, मैंने जीरो से शुरू करा है और मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी दल में नहीं हूँ। लेकिन दोनों दल से दुश्मनी लेने की हिम्मत कर रहे हो। नहीं, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है भाई, मेरा कोई क्या बर्बाद करेगा, मैं तो आया जीरो से हूँ। अरे पर आगे कुछ मिलेगा नहीं नहीं, ना। मैं तो आया जीरो, मुझे को मिलना नहीं मिलना ये जनता तय करती है, या तो फिर मेरी पर ये किस्मत, दोनों पीछे पड़ जाएंगे, सुनो, मुकदमे लाद देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मनोज या- जेल जाना देखो पड़ेगा। ऐसा है, या तो मेरी किस्मत भजन लाल जी की तरह हो, फिर सीधा ही किस्मत खुले और जैसे उनकी पर्ची खुली और गोवर्धन परिक्रमा करो। बाकी मेरे को कोई दे नहीं सकता। फिर तो गोवर्धन परिक्रमा सुनो, जाना पड़ेगा आपको। ऐसा है, पायलट साहब एक लाइन कहते हैं कि जो किस्मत में जो लिखा है उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसे कोई दे नहीं सकता। तो मेरे को उस बात की चिंता नहीं है कि पार्टी वाले मेरे को क्या देंगे नहीं देंगे, लेकिन मेरे को ये है कि देने वाली जनता है, और जनता का जो प्रेम है मेरे को वो पार्टी के नेताओं को नहीं है। और आप कह रहे हो कि जेल भेज देंगे, अगर ये बताओ कि भगत सिंह उस समय देश को आजाद कराने में जेल से डर जाते हैं तो देश आजाद नहीं होता, सुभाष चंद्र बोस डर जाते हैं। लेकिन तो आज देश तो आजाद ये नहीं चाहते होता। हैं ना सभी भगत सिंह पड़ोस में हो। नहीं, सब चाहते हैं, लेकिन देखो नहीं, अपने घर में कोई नहीं चाह रहा है। देखो हमारे घर में तो हम हो गए। बाकी पड़ोस वाले क्या चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जेल से बिल्कुल डर नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सरकारों में दम है, मेरे ऊपर मुकदमे चल रहे हैं डूंगरी बांध के मामले में, मैंने कहा संगीन धारा मुकदमे है, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कोई तो ये कहता है चोरी छुपे मुकदमे है। अगर सरकार में दम है तो मेरे को जेल में डाल दे, विपक्ष में दम है तो मेरे को जेल में डलवा दे, मेरे को कोई चिंता नहीं है। मैं जैसे बाहर रह रहा हूँ, मेरे यहाँ कौन सा बताओ राजपाट चल रहा है। जो रोटी यहाँ खा रहा हूँ वो जेल में खा लूंगा, 2 रोटी यहाँ खा लेता हूँ 2 वहाँ खा लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको होती है जिनका राजपाट चलता हो। परिवार वाले नहीं कहते हैं मनोज क्यों ये कर रहा है, परिवार में शांति से काम करने क्यों क्यों परिवार में कहने वाला देखो मम्मी है, पापा है, भाई कभी है। चिंता व्यक्त नहीं की? अब चिंता से ऊपर निकल चुका है मामला। शादी करी नहीं है, घर वाली है नहीं, तो शादी तो कौन करेगा? जो रोके हैं। जो जेल और इधर की यात्रा की बात करे तो नहीं, कुछ देने से पहले सोचेगा। देखो उनकी कोई चिंता नहीं है जेलों की। तो कहने की बात ऐसी है कि घर वालों ने मान लिया कि अब मनोज से कहने का कोई मतलब नहीं है, छोड़ इससे दिया। कहना नहीं कहना बराबर है, हवाले कर दिया जनता के। बिल्कुल छोड़ दिया। चाहे मुकदमे लगे, चाहे जेल जाए, चाहे ये और कहीं संघर्ष करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ये है कि कभी किसी के साथ गलत मत करना, कभी किसी के साथ अन्याय मत करना, और लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ना, ईमानदारी से काम करना। अब घर वाले तो बस उनकी अलग दुनिया हो गई और हमारी माता जी अलग दुनिया कुछ हो तो कहती होंगी। गई। अब माता जी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन शाम को 11 बजे अगर फ़ोन करके ज़रूर पूछ लेती है कि डेली? घर आएगा नहीं आएगा। दिल्ली हाँ डेली खाने का पूछ लेती है, लेकिन अब खाना तो रोज होता नहीं है, घर भारी होता है। लेकिन माँ तो पूछती है। हाँ माँ पूछती है, पिताजी से तो अब संवाद होता नहीं है, कैटालॉग की तरह हो गया, जैसे दिख जाते हैं कभी कभार 10 दिन में 15 दिन में, रहते साथ है लेकिन बातचीत कम है। सुबह निकलते हो, रात में लेट जा रहे हाँ हो। मैं जब निकलता हूँ, जब मतलब पिताजी निकलते हैं तो मैं सो रहा होता हूँ, और जब मैं घर आता हूँ पिताजी सो रहे होते हैं। तो संवाद हो कैसे, दिन में मिलते नहीं है कभी। दिन में आप भी नहीं जाते हो घर? दिन में मैं घर नहीं जाता, मैं 11 बजे आता हूँ, रात 11 बजे जाता हूँ, फिक्स है। माँ जगी रहती है हाँ माँ इंतजार करती है कि कब आए खाने का। हाँ तो अब लेकिन अब आदत सी है, पिताजी सोते रहते हैं, सुबह अपना काम करते हैं, मैं मेरा काम करता हूँ, संवाद कम है। बाकी अब संघर्ष है देखो ये, और इससे कोई गिला कभी शिकवा डर भी नहीं लगता मनोज? डर तो क्या, डर तो ऐसा कोई नहीं है। कभी तो लगा होगा। देखो हमने अब भगत सिंह जैसे लोगों को पढ़ा है, मैंने चे गवारा को पढ़ा है, वो ये कहता है कि चे गवारा की एक लाइन है कि मैंने कब्रिस्तान में उन लोगों की कब्रें देखी है जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि कहीं मारे नहीं जाए। तो देखो मरना तो वैसे भी है, वो तो तो तय। एक दिन जब हमको मरना ही है तो हम डरे क्यों, हम डर डर के क्यों जिए, मरेंगे जिस दिन लिखा होगा उस दिन मर जाएंगे, लेकिन कम से कम जनता के लिए कुछ कर जाए, जनता के लिए लड़ जाए, जनता के काम आ जाए, तो वो बहुत बड़ी बात है साहब। और हमारा जीवन अब जनता के लिए समर्पित है, मरने का कोई भय नहीं है, जेल जाने का कोई खौफ नहीं है। और आप तो कहते हो दोनों पार्टियों के नेताओं के लिए बोलने से कोई डर नहीं है, मेरे को तो आप किसी नेता का नाम ले लो, मैं खुला बोल सकता हूँ उसके लिए।
कोई नहीं बोलेगा राजस्थान में, मैं हिम्मत रखता हूँ। क्योंकि मेरे को ये है कि भाई मेरे को नुकसान की चिंता नहीं है, मैं कोई राजघराने से नहीं हूँ, मेरा कोई बाप कोई अंबानी नहीं है जो कोई नुकसान कर देगा, मेरा हाँ, बाप का कोई आपकी बिजनेस, लाइबिलिटी नहीं है। मेरा बाप का कोई बिजनेस नहीं चल रहा जो बंद करा देगा, तो मेरा नुकसान कोई क्या करेगा, जेल भेजेगा। और जेल मेरे लिए कोई डर का विषय ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत लंबा समय हो गया बीजेपी जेल नहीं भेज रही, क्या भूल गए मुझे क्या चक्कर है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद उनके दिमाग से निकल गया। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि अब जल्दी कोई बड़ा धमाका करना पड़ेगा, जिससे बीजेपी को भी एहसास रहे कि अगर गलत करोगे तो नाक में नकेल कस देंगे। तो इन चीजों को लेकर लड़ाई की तैयारी पूरी है। फुल है और मजबूती से लड़ेंगे। और आने वाले समय में हर वर्ग के लिए, शोषित, वंचित, पीड़ित, दबे कुचलों के लिए आपको लड़ते मिलेंगे और बिना किसी पार्टी के लिए लड़ते मिलेंगे। बाकी लोग तो पार्टी का सिंबल लेके भी नहीं लड़ पाते साहब, पार्टी के सिंबल में चुनाव लड़के घर आराम करते हैं और अपने एक और मनोज आप पर आरोप लगता है हाँ, कि शोषित, दलित, हाँ, पीड़ित, उन वंचितों के लिए जाते हो, हाँ, लेकिन ऐसा भी देखो, ये सत्य आप भी स्वीकार करेंगे, हाँ, मैं भी जानता हूँ हाँ, कि सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग में भी पीड़ित तो ही हैं, वंचित तो ही हैं, उनमें भी पिछड़े तो ही हैं। देखो ऐसा है, उनकी आवाज के मनोज नहीं उठाते हैं। देखो ऐसा है, मैंने क्या किया, शोषित पीड़ित, तो शोषित पीड़ित में सामान्य और ओबीसी भी आएगा। नहीं सब। तो मैंने इसके लिए देखो, ये तो कास्ट का कोई क्लासिफिकेशन तो करा नहीं कि भाई मैं इनके लिए लड़ूंगा। यस, इसमें मैं यही हाँ, चीज, इसमें क्या है कि जैसे कोई भी हो, जैसे आप बात कर रहे हो उन गांवों की, तो उस गांव में सब हो। सब है शोषित, जैसे कोई भी हो, जैसे मान लो कोई जर्नल का व्यक्ति हो जिसको कि सरकार ने परेशान करा हो, कोई किसी घटना के चलते अगर किसी परिवार पे कोई संकट का पाल टूट गया, चाहे उन्हें कोई आर्थिक मुआवजे के लिए लड़ना हो, उनकी सहायता के लिए लड़ना हो, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी धर्म से हो। और मैं देखो धर्म को लेकर भी बड़ा लिबरल हूँ। मेरा जो मानना है कि सबसे जो बड़ा धर्म है वो इंसानियत है, बिल्कुल। और मैं इसी के साथ जीता हूँ। मैं बीजेपी के एजेंडों पे चलने वाला आदमी बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं तो कहता हूँ कि हम तो इंसानियत के लिए लड़ते हैं, इंसानियत के लिए मरते हैं। बाकी जो लोग, बहुत सारे संगठन हैं जैसे आरएसएस जैसे बड़े संगठन जो धर्म के लिए लड़ते हैं, लेकिन कभी शिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी, रोजगार, वो सांस्कृतिक संगठन है ना। तो मैं कह रहा हूँ फिर आप तय करो कि संगठन कैसा है। आप तय नहीं कर पा रहे, आप तो ये कह रहे हो कि हमारा संगठन धर्म पे लड़ेगा, मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाएगा, हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। नेपाल भी हिंदू राष्ट्र है, क्या हो रहा है नेपाल में? बुरी स्थिति, बुरी स्थिति है ना। तो ये मैं धर्म के आधार पे जो बने, चाहे पाकिस्तान या नेपाल। लेकिन आरएसएस जैसे बड़े संगठन को अब ये सोचना चाहिए कि अगर आप संगठन हो, अगर आप कोई संस्था चला रहे हो, तो संस्था का काम किसी एक धर्म की आवाज उठाना नहीं है, आप सबके लिए लड़ो। जैसे हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं, आप हर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, भुखमरी, रोजगार व्यवस्था में परिवर्तन, उनके लिए क्यों नहीं लड़ते हो? और आरएसएस की एक लड़ाई बता दो, मैं मान जाऊंगा कि आरएसएस ने एक लड़ाई ऐसी लड़ी हो जो आपको लगे कि यार ये मुद्दों की लड़ाई थी, बल्कि वो बड़े बड़े दावे उनके धर्म आधारित, जैसे कहीं, मैं ज्यादा तो उस पर नहीं, लेकिन हाँ, धर्म आधारित कहीं अगर भेदभाव होता है, तो चाहे केरल की बात करें या बंगाल में, आरएसएस की वो जो एक आनुषंगिक संगठन ही है, तो वो लड़ता कभी नजर आ जाता है उनकी आवाज उठाते। देखो ऐसा है, लेकिन आरएसएस यही कहता है कि हम सांस्कृतिक संगठन है, और धर्म के नाम पे मैं उस चीज के लिए तो हम भी नहीं कह रहे हैं। देखो सांस्कृतिक संगठन कुछ नहीं होता, या तो संगठन होता है तो पूरा होता है, नहीं होता है। आपके हिसाब से पॉलिटिकल है? पूरा ही पॉलिटिकल है मेरे हिसाब से। क्या वो सबके हिसाब से पॉलिटिकल है? भाई लोग कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी को चलाता है, पूरा संगठन बीजेपी को बना रहा है, पूरा संगठन बीजेपी को चला रहा है। आज ये बताओ मेरे को, राजस्थान में यहाँ संघ के जो प्रचारक निम्बाराम जी, जितना मैं जानता हूँ, क्षेत्रीय प्रचारक है राजस्थान में, उनके बिना भजन लाल जी शायद फैसला नहीं करते होंगे, और केंद्र में मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी के बिना कोई फैसला नहीं करते होंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि जिस दिन आरएसएस धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना बंद कर देगा तो बीजेपी पार्टी की तो काम तो वैसे बंद हो जाएगी। आरएसएस के लिए आप जो निम्बाराम जी के लिए कह रहे हैं, निम्बाराम जी तो संघ का जो प्रचार प्रसार है, हाँ, उसको लेके जो संघ की विचारधारा है, उसके लिए राजस्थान में काम कर रहे हैं। देखो काम तो वो कैसे कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना है, वैसे तो ये संगठन जो आरएसएस संगठन है, मैं ज़्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो देखा तो होगा निम्बाराम जी को। हाँ देखा है, दो संगठन कट्टरपंथी की बात करता हूँ, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन निम्बाराम जी जैसे यहाँ से हैं, तो निम्बाराम जी को मैं देखता हूँ कि आरएसएस वाले कहते हैं कि हम तो किसी व्यक्ति के घर खाना खाते हैं, सुबह शाम हम घूमते हैं, हम धर्म का प्रचार करते हैं। तो धर्म का प्रचार या तो जैसे आदमी वो करता है कि जो भाई
हर व्यक्ति के घर जा रहा हूँ, पैदल घूम रहा हूँ। अब निम्बराम जी तो अब बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, वोल्वो जैसी बड़ी गाड़ियां यूज कर रहे हैं। वॉल्वो, हाँ, और महंगी गाड़ियां यूज कर रहे हैं। और मेरे को बताओ वॉल्वो तो विदेशी है, वो तो स्वदेशी की बात करते हैं। अब बात तो देखो कुछ भी कर सकते हैं, स्वदेशी की बात करने वाले ही विदेशियों पे भरोसा कर रहे हैं। जैसे रामदेव जी भी है, पतंजलि चलाते हैं, लेकिन बीमारी हो जाती है तो जाते तो अस्पताल में ये गोली दवाई लेने। तो बातें करने में फर्क है। और चाहे मोहन भागवत जी हो, मोहन भागवत जी भी प्रचार करते हैं धर्म का, संघ का, लेकिन मोहन भागवत जी को अगर कहीं जाना है तो फ्लाइट से ही जाते हैं। मोहन भागवत जी भी जाते हैं तो प्राइवेट जेट से जाते हैं। मोहन भागवत जी भी जाते हैं तो बड़ी व्यस्तताओं के साथ जाते हैं। तो संघ के नाम पे इन्होंने जो नॉर्मल जो व्यक्ति है, जो धर्म को मानता है, उसको बेवकूफ़ बनाया है। और जो संघ के बड़े लोग हैं, उन्होंने ये एजेंडा बना लिया कि हम इन लोगों पे राज कैसे करें, हम पार्टियों पे राज कैसे करें। यानी मेरे को ये लगता है कि भारत में प्रतिनिधित्व दे रहे हैं ना के सब, ऊपर के संघ प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, प्रतिनिधित्व भी दे रहे हैं। ये तो संघ की ही विचारधारा का है कि आज आप देखिए कि भारत की राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से हैं, राजस्थान में भी प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। देखो ऐसा है, आप प्रतिनिधित्व की बात करते हो तो मेरे को तो लगता नहीं है कि प्रतिनिधित्व दे रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। सुनो, ऐसा है, आपको कौन सा प्रतिनिधित्व दिख रहा है, आप मेरे को बताओ। आप तो ये बताओ कि आज़ादी के 75 साल बाद आदिवासी समाज जब राजस्थान में करीबन 12 से 15% के बीच में है, बड़ी आबादी, बड़ी संख्या में बड़ी आबादी राजस्थान में, उसके बावजूद भी ये बताओ कि राजस्थान पूर्वी से लेके मेवाड़ तक, मेवाड़ हाँ, से लेके सब जगह वागड़, फैला सब हुआ है। जगह, आप तो बिल्कुल ये है। बताओ कि आदिवासी वर्ग से कभी किसी पार्टी ने किसी नेता को पार्टी का अध्यक्ष बनाया राजस्थान में, किसी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, किसी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया? नहीं बनाया ना भाई, कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया हमारा। तो कुछ तो बनाओ भाई। जब ना कोई मुख्यमंत्री बना, ना कोई विधानसभा अध्यक्ष बना, नेता प्रतिपक्ष बना, और ना ही कोई पार्टी का अध्यक्ष बना, तो आप क्या दोनों पार्टियां क्या आदिवासियों का वोट ही लेते रहेंगी क्या? बताओ मेरे को। ये तो आप सीधी मांग कर रहे हो बीजेपी और कांग्रेस नहीं, से, एक मैं- आदिवासी सुनो, समाज के व्यक्ति मैं को मेरे प्रदेश समा- अध्यक्ष बनाए। देखो, मैं मेरे समाज से कह रहा हूँ कि ये हमें समझना होगा कि आप लगातार दोनों पार्टियों में वोट के रूप में बटे हो, लेकिन अपनी हिस्सेदारी मांगो भाई। ये कहो ना हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये कहो ना कि हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, कांग्रेस में भी अध्यक्ष होना चाहिए। कम से कम कांग्रेस ही बना देती। कांग्रेस ने भी तो नहीं बनाया 75 सालों में, बीजेपी ने भी नहीं बनाया। और ये तो मुझे भी सोचने में मजबूर हाँ, कर दिया। और मैं नोट करने में नेता प्रतिपक्ष आज तक के इतिहास में कोई आदिवासी नहीं बना। आज तक के इतिहास में कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनाया। फिर मुख्यमंत्री बनने वाली बात तो हमारे लिए तो वो एक सपने के बराबर हो गई साहब। वो तो दूर है। और बाकी देखिए, मैं सब समाज से ऐसे प्रेम करता हूँ, लेकिन जैसे राजपूत समाज है, आप बुरा मत मानना। नहीं, मैं बुरा नहीं मानता। आप संख्या देखो भाई, 7-8% संख्या है, 8%। लेकिन वसुंधरा लगातार बनी, भैरव सिंह शेखावत लगातार बने। तो अब तो राज साहब राजा रजवाड़ों का थोड़ी है, अब तो राज लोकतंत्र में जनता का है। हाँ, अब तो उन लोगों का है सबका एक वोट सबका है। हाँ, एक वोट सबका है। तो फिर हमारे वोट की गिनती नहीं हो रही क्या लोकतंत्र में? बताओ मेरे को कि हमारे वोट को भूल गई बीजेपी, कि हमारे वोट को भूल गई कांग्रेस। और खास तौर से कांग्रेस तो इतना कहती है कि आदिवासियों के लिए हम बहुत कर रहे हैं। भाई कितना कर रहे हो? अध्यक्ष बना दो एक। अब डोटासरा जी का टर्नओवर पूरा हो रहा है, तभी तुमने ये बात छोड़ दिया। किसी आदिवासी को बना दो, हमें खुशी होगी। देखो हमें खुशी होगी, कोई भी बने। देखो ऐसा है कि भाई गांव में हमारे पूर्वी राजस्थान इंदिरा में- मीणा बन गई तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी बने, इंदिरा मीणा बन गई इंदिरा तो मीणा हो, इंदिरा मीणा के तो नहीं। अभी आपका विवाद सामने देखो है। विवाद एक अलग जगह है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ ये अलग जगह है। मतलब इंदिरा मीणा अगर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनती है तो मैं- मनोज स्वागत करेंगे। बिल्कुल मैं करूंगा, लेकिन कांग्रेस बनाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। विवाद अलग जगह है। और विवाद क्या था, थोड़ा सा बताओ। देखो विवाद भी कुछ नहीं है। अगर हम कहीं जाते हैं, न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो वो हमारा कर्तव्य है कि हम किसी के लिए किसी को न्याय दिलाए। लेकिन वहाँ की विधायक अगर ये कहती है कि भाई मेरे क्षेत्र में क्यों आए हो, तो ये गलत है। तो मैं देखो इंदिरा जी से ये और राजस्थान के नेताओं से, चाहे और भी कोई नेता ऐसी मानसिकता रखता हो, तो मैं लास्ट में एक बात कह के इसे खत्म करूंगा कि जो युद्ध में हार जाए ना, उसे वीर नहीं कहते हैं, और जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। और सत्ता की कुर्सी पे बैठे नेता किसी भ्रम में नहीं रहे। ये राजनीति है साहब, किसी के बाप की जागीर नहीं है। तो इंदिरा जी नहीं समझे कि मेरा क्षेत्र है, कोई भी नेता नहीं समझे कि मेरा क्षेत्र है। क्षेत्र किसी का नहीं है, क्षेत्र जनता का है, और जनता तय करती है। ये राजनीति आपके बाप की जागीर नहीं है, ये राजनीति जनता तय करती है कौन चलाएगा कौन नहीं चलाएगा। तो इंदिरा जी से विवाद है, विवाद रहेगा, लेकिन अगर अध्यक्ष की बात आती है तो स्वागत करता हूँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो मनोज ने आज इस बातचीत में काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, महत्वपूर्ण बातें भी की, साथ ही
धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत ही पॉइंट तर्क के साथ अपनी बात ये रख दी कि पार्टियां कभी प्रदेश अध्यक्ष तो बनाएं, कभी नेता प्रतिपक्ष तो बनाएं, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है। आगे भी हम इसी प्रकार की बातचीत करते रहेंगे और युवाओं के मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।